Vedic society. It is the third chapter of ancient history. In Hindi, Vedic civilization called Vedic Sabhyata. Vedic Sabhyata. The chapter is so important for all the examinations of UPSC. UPSC की लगभग सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है. एक क्वेश्चन, The Vedic civilization's duration is 1500 BCE to 600 BCE. The Vedic civilization is the history of almost 1000 years. That's why we have divided the Vedic civilization into two subchapters. The first subchapter is the Rig Vedic civilization. Rig Vedic civilization or the early Vedic civilization. Early Vedic civilization. And the second subchapter is the later Vedic civilization. The later Vedic civilization. हम अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, तो सुविधा के लिए हमारी ग्रिप बहुत अच्छी इस चैप्टर पे हो जाए, उसके लिए हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. इस तरह से डिवाइड करके चीजों को पढ़ने से चीजें बहुत अच्छे से काबू में आ जाती हैं, बहुत अच्छी ग्रिप उन पे बन जाती है और चीजों के पीछे क्या लॉजिक है उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं. क्योंकि मेरी दृष्टि में इतिहास साइंस से कम सब्जेक्ट नहीं है. जैसे साइंस को समझा जाता है, जैसे मैथमेटिक्स को समझा जाता है, ऐसे ही हिस्ट्री को भी समझा जाता है. रटा नहीं जाता. रटेंगे क्योंकि हिस्ट्री इनफाइनाइट है, अनंत है, तो अनंत को रटना संभव नहीं है, अनंत को समझा जा सकता है. तो हिस्ट्री को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सब पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं और तभी उसको पढ़ते हैं. अब देखिए, ऋग वैदिक सिविलाइजेशन का जो टेन्योर होगा, जो ड्यूरेशन होगा, वो होगा लगभग 1500 BCE टू 1000 BCE. इसका जो टेन्योर है वो लगभग 1500 से लगभग 1000 BCE तक, यानी 500 ईयर की जो हिस्ट्री होगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. और रिमेनिंग 400 ईयर्स का या 500 ईयर्स का जो हिस्ट्री होगा फ्रॉम 1000 BCE टू 600 BCE वी विल स्टडी अंडर द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन. यानी 400 से 500 वर्षों का जो इतिहास होगा उसको हम लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे. अब ऋग वैदिक सिविलाइजेशन और अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन ऑल्सो कैटेगराइज इनटू सम सब पार्ट्स. लाइक इसके सब पार्ट्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द ओरिजिन होम ऑफ आर्यंस. सबसे पहले तो हमें आर्यंस का ओरिजिन होम पढ़ना है कि आर्यंस का उद्गम कहां पे हुआ, कहां से आए आर्यंस. सेकेंड, वी विल स्टडी द political organization. Next we will study the society of ऋग वैदिक एरा. ऋग वैदिक एरा का सोसाइटी हमें पढ़ना है. नेक्स्ट, डी, we will study the religion. Next, we will study the economy. इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द लिटरेचर. इस तरह से हम अर्ली वैदिक एरा को कुछ सब पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. और इसी तरह से जब हम लेटर वैदिक एरा को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो उसको भी हम कुछ इसी तरह से इन सब टाइटल्स में क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे और तभी इनको पढ़ेंगे. अब देखिए, इस तरह से डिवाइड करने के बाद अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट कि आर्यंस का ओरिजिन, यानी कहां से आर्यंस आए, आर्यंस कहां से इंडिया में आए और पहली बार आके इंडिया में कहां पर बसे. तो आइए अब हम देखते हैं ओरिजिन होम ऑफ आर्यंस, कि आर्यंस आखिरकार आए कहां से, कैसे उनका उद्गम हुआ.
तो इसको लेके हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा एक मत पर श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए हैं, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं आर्यंस नॉर्थ पोल से आए हैं, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं आर्यंस आल्प्स ब्लैक फॉरेस्ट के आसपास से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि आर्यंस तिब्बत से आए हैं, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं सदर्न रसिया से आए हैं, और कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि आर्यंस कहीं से नहीं आए, उनका ओरिजिन होम जो था वो वेस्टर्न इंडिया ही, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वही था। तो आर्यंस की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसके ऊपर अगर हम ऋग्वेदा में देखें तो आर्यन वर्ड का मतलब क्या है? आर्यन वर्ड का मतलब होता है ग्रेट पीपल, महान लोग, नोबल बोल सकते हैं उनको, महान लोग, महान लोग मतलब ग्रेट पीपल, एक ग्रेट पीपल, ये एक तरह की रेस को शो करता है। और इसके लिए प्यारे बच्चों जो पहले हिस्टोरियन हुए हैं वो एक हिस्टोरियन है मैक्स मूलर, ये जर्मन हिस्टोरियन है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ऐसा कहते हैं कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, सेंट्रल एशिया से। और वो ऐसा क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों सेंट्रल एशिया से आए हैं? तो देखिए काफी सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो इंस्क्रिप्शन अगर मान लीजिए ये इंडिया है और इट इज द नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज द नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड आर्यंस कम्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। उन्होंने बोला कि आर्यंस जो हैं वो टर्की और सेंट्रल एशिया इस रीजन से इंडिया में आए हैं, ठीक है। और उसके पीछे वो तर्क क्या देते हैं, इसके पीछे उनका क्या आर्ग्यूमेंट है, उसके पीछे इनका आर्ग्यूमेंट कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं एंड द इंस्क्रिप्शंस आर लाइक कैसाइट इंस्क्रिप्शन, कैसाइट इंस्क्रिप्शन, इसको कस्सी का इंस्क्रिप्शन बोलते हैं हिंदी में। दूसरा इंस्क्रिप्शन यहां से मित्तानी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, इंस्क्रिप्शन। तो कुछ इंस्क्रिप्शंस यहां से देखने को मिलते हैं और ये इंस्क्रिप्शन ऐसा शो करते हैं कि आर्यंस जो हैं यानी कुछ लोग जो हैं वो काफी सारी सेवरल वेव्स में काफी सारी एक साथ नहीं आए, मतलब काफी सारी खेप में आए, बहुत सारी खेपों में सेवरल वेव्स में आए। और कैसाइट और मित्तानी इंस्क्रिप्शन कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो लोग कहां से आए, वेस्ट से आए, यानी यूरोप से आए, यूरोप से वो लोग आए। और यूरोप से जो वो लोग आए वो पेस्टोरल थे, पेस्टोरल मतलब वो चरावाहे थे, चरावाहे जो अपनी गायों वगैरह को चराते थे। और वो यूरोप से किसकी खोज में आए, वो यूरोप से ग्रासलैंड्स की खोज में आए। ग्रासलैंड मतलब जो घास के मैदान हैं उनकी खोज में वो लोग आए और अपने साथ बहुत सारी गाय, काउस को लेके आए काफी सारी। और प्यारे बच्चों कैसाइट इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जो हॉर्सेस के बारे में जानकारी हमें देता है। तो उन्होंने बोला उनके पास हॉर्सेस भी थे, उनके पास घोड़े भी थे। ऐसा भी कहा जाता है प्यारे बच्चों कि उनके पास व्हील्स, पहिए थे। और पहिए कैसे थे, स्पोकन व्हील थे। पहली बार स्पोकन व्हील के एविडेंसेस भी हमें कैसाइट इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो व्हील्स हमने देखे हैं वो सॉलिड व्हील्स हैं, वो स्पोकन व्हील्स नहीं है। लेकिन यहां से जो लोग आए हैं उनके व्हील स्पोकन हैं। और प्यारे बच्चों ऋग्वेदा को अगर हम देखें तो ऋग्वेदा से पता चलता है कि आर्यंस वर पेस्टोरल, उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो क्या था, गायों को चराना, पेस्टोरल था। उसके साथ साथ ये भी हमें पता चलता है प्यारे बच्चों कि आर्यंस के पास घोड़े थे। तो क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस के सॉलिड एविडेंसेस नहीं मिले, ठीक है, खाली सुतकांगे डोर से कुछ उसका स्कल्पचर मिला है, ठीक है। उसके अलावा आर्यंस के पास स्पोकन व्हील भी थे। तो इससे थोड़ा सर्टेन हो जाता है कि यही लोग थे जो आर्यन थे, जो इंडिया में आए, यही लोग थे। तो मैक्स मूलर जो जर्मन विद्वान हैं, जो जर्मन स्कॉलर हिस्टोरियन हैं, वो ऐसा कहते हैं कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। उसके पीछे तर्क उनका है कैसाइट इंस्क्रिप्शन, मितानी इंस्क्रिप्शन। ये सभी इंस्क्रिप्शन टर्की के आसपास से मिले हैं, टर्की से आसपास से मिले हैं। और इनके अगर मैं कालखंड की बात करूं तो सभी लगभग 1400 BCE के आसपास के हैं। उसके अलावा एक काफी अच्छा इंस्क्रिप्शन और देखने को मिलता है टर्की से, एशिया माइनर से, इसका नाम है बोगज कोई इंस्क्रिप्शन। इन इंस्क्रिप्शन से भी काफी बार क्वेश्चन बन चुका है पेपर में। और बोगज कोई इंस्क्रिप्शन लगभग 1400 BCE का प्यारे बच्चों माना जाता है। और ये एशिया माइनर से मिलता है। कहां से मिलता है, एशिया माइनर। एशिया माइनर मतलब टर्की के आसपास से मिलता है। और ये बताता है कि कुछ इस इंस्क्रिप्शन में कुछ देवताओं के नाम हैं, जैसे अग्नि का नाम है, जैसे वरुण का नाम है,
वरुणा का नाम है, जैसे नातस्य का नाम है, कुछ ऐसे देवताओं के नाम है। और जो नाम किसके भी हैं, जो ऋग्वैदिक देवताओं के भी नाम है, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा श्योर हो जाता है कि ये वही लोग थे जो हमारे यहाँ आए, जो आर्यंस यहाँ पे आए वही ये लोग थे। तो पहली चीज यहाँ से मैक्स मूलर क्या क्लियर कर देते हैं, मैक्स मूलर कहते हैं कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए, लेकिन सेंट्रल एशिया के कुछ इंस्क्रिप्शंस बताते हैं वो यूरोप की तरफ से आए, वो आल्प से आए। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पर हमें यहाँ क्लियर हो जाती है कि प्यारे बच्चों आर्यंस काफी सेवरल वेव्स में आए। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आर्यंस ऐसा नहीं है एक साथ आ गए इंडिया में, आर्यंस सेवरल वेव्स में आए, काफी खेपों में इंडिया में आए। और इंडिया में आके वो कहाँ पे बसे, नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी में उन्होंने अपना आवास, उन्होंने अपना जो भी उनका एकोमोडेशन की तरह उसको यूज किया रीजन को, तो वो नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ इंडिया को यूज किया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोरियन है या नेक्स्ट जो हमारे पास मत है, स्कॉलर हैं, वो है प्यारे बच्चों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब प्यारे बच्चों जो तिलक है उनकी एक बुक है, काफी फेमस बुक है, और बुक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इनकी बुक है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। और अपनी बुक आर्कटिक होम ऑफ वेदास में बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि जो आर्यंस का ओरिजिन है, जो आर्यंस इंडिया में आए हैं, वो कहां से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए हैं, नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से आए हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के आसपास से आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम लोग इससे श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वहाँ की अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें तो आज भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्लाइमेट वहाँ देखने को मिलती है। तो हम थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक का जो आर्कटिक होम ऑफ वेदास में वो बताते हैं कि नॉर्थ पोल से आए हैं, उस पर थोड़ा संदेह कर सकते हैं। लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हिस्टोरियन, कौन से स्कॉलर कहाँ से आर्यंस का ओरिजिन होम बताते हैं। तो मैक्स मूलर सेंट्रल एशिया एंड बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम नॉर्थ पोल। एंड द थर्ड हिस्टोरियन इज or the scholar is Dayanand Saraswati. Dayanand Saraswati was the founder of the Arya Samaj. ये आर्य समाज के फाउंडर भी हैं, and he wrote the सत्यार्थ प्रकाश book. The सत्यार्थ प्रकाश बुक। इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी भाषा का पहला लिटरेचर माना जाता है। ये उन्होंने लिखा है प्यारे बच्चों। और इस सत्यार्थ प्रकाश बुक में वो लिखते हैं कि आर्यंस केम इन इंडिया फ्रॉम तिब्बत। वो कहाँ से आए हैं, आर्यंस वो तिब्बत से आए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं संदेह ये उठता है कि आर्यंस अगर तिब्बत से आए हैं तो किन पासेस को, किन दर्रों को पास करते हुए आए हैं, किन माउंटेन्स को पास करते हुए आए हैं। कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई रूट नहीं मिलता है, कोई सड़क मार्ग वगैरह नहीं मिलता है। जैसे अलेक्जेंडर की सेना इंडिया में जिन रूट से आई थी प्यारे बच्चों, वो आगे चल के क्या बन गए थे, सिल्क रूट में कन्वर्ट हो गए थे। वो एक फेमस ट्रेड रूट बन के तैयार हुआ था जो आज भी चल रहा है। तो इस तरह से दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए हैं, लेकिन वी आर नॉट सो श्योर बिकॉज वी डिडंट फाइंड द पासेस, वी डिडंट फाइंड द वे, वी डिडंट फाइंड द एविडेंसेस फॉर इट। सो वी कैन, हम इस पे संदेह कर सकते हैं। लेकिन पेपर के लिए ध्यान रखना है कि इनका मत क्या है। ये मानते हैं कि आर्यंस कहां से आए हैं, आर्यंस केम फ्रॉम तिब्बत। ये कहते हैं कि आर्यंस तिब्बत से आए। ठीक है, उसके अलावा द नेक्स्ट हिस्टोरियन और द नेक्स्ट स्कॉलर इज अभिनाश दास गुप्ता। अभिनाश दास गुप्ता। और अविनाश दास गुप्ता क्या कहते हैं, अविनाश दास गुप्ता कहते हैं कि जो भी और आर्यंस का ओरिजिन रहा हो, जो भी कुछ भी हो सकता है आर्यंस का ओरिजिन, लेकिन आर्यंस आके बसे कहां पे। उन्होंने बोला कि नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी को उन्होंने अपना क्या बनाया, आश्रय स्थल बनाया। वेस्टर्न टेरिटरी को उन्होंने अपना आश्रय स्थल बनाया, वो आके नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी पे बसे हैं, जो मैंने अभी बताया इंडिया की। और उन्होंने बताया कि ये नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी में भी सप्त सैंधव प्रदेश में बसे हैं। सप्त सैंधव प्रदेश। अब सब सैंधव प्रदेश क्या है, तो सब सैंधव प्रदेश प्यारे बच्चों में आगे बता रहा हूं। जो रिवर्स हैं, जो ऋग्वेदा में रिवर्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो रिवर्स मेंशन है, जो 7 रिवर मेंशन है प्यारे बच्चों, उनको ही सब सैंधव, उन्हीं के रीजन को ही सब सैंधव प्रदेश बोला जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है।
इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं एक कॉपी पे। देखिए जब भी आप हिस्ट्री या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको जब आप देख रहे हैं इस क्लास को, तो आपको चाहिए कि आप एक कॉपी पेंसिल। ओके, द अविनाश दास गुप्ता सेड दैट द आर्यंस accommodate in the sub-Sandhab region। अविनाश दास गुप्ता कहते हैं कि आर्यंस सब सेंधब प्रदेश में रहे। और व्हाट इज द सब सेंधब प्रदेश, व्हाट इज द सब सेंधब रीजन? सो इट इज द कलेक्टिव नेम ऑफ द 7 ऋग्वैदिक रिवर्स। द 7 ऋग्वैदिक रिवर्स आर द इंडस, the Indus, and in Rig Veda it mentioned as Sindhu. What? Sindhu. The second is Vitasta. 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 Vitasta is Jhelum. The next is Askini. Askini. Askini in Hindi. Askini. Askani is Chenab. And the next river is Parushuni. Parushni is Ravi, Ravi river. Next, Samudi. Samudi is Satluj. Next is Saraswati. Saraswati, which mentioned as Sarmuti in Rig Veda. And next, Gomal is Gomati। एंड एक और गोमल यहाँ कई बार शो करते हैं कुछ हिस्टोरियंस इस रीजन में, ठीक है। एंड दीज आर द 7 रिवर्स। और ऐसा बोलते हैं अविनाश दास गुप्ता कि कहीं से भी ओरिजिन हुआ हो आर्यंस का, नो मैटर, बट दे एकोमोडेट, दे रिसाइड इन रीजन ऑफ 7 रिवर्स विच वॉज द सब सेंधब प्रदेश। ये सब सेंधब प्रदेश हैं। हर वर्ष आप देखते हैं कि यूपीएससी के किसी ना किसी पेपर में इन रिवर्स को पूछ लेता है कि बितस्ता कौन सी थी, अस्किनी कौन सी है, कौन सी है। लास्ट ईयर सीएपीएफ में भी आपको देखने को क्वेश्चन मिला, सीडीएस में भी देखने को मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। बट यहाँ हमें जो ध्यान रखना है वो याद रखना है कि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेदा में, जिसको नदीतमा बोला गया है। नदीतमा, क्योंकि हिंदी में बोला गया तो इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं नदीतमा, यानी नदियों में उत्तम कौन सी नदी है? सरस्वती रिवर। और इसका सबसे ज्यादा बार जिक्र ऋग्वेदा में किया गया है, ठीक है। उसके अलावा गंगा का ऋग्वेदा में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं है, 1 या 2 बार है। और उसके साथ साथ यमुना को भी बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया है, केवल 2 टाइम्स यमुना का जिक्र आता है। बाकी द होली रिवर इन ऋग्वैदिक एरा वॉज सरस्वती होली रिवर हुआ करती थी ऋग्वैदिक एरा में। सो इट इज द सब सेंधब प्रदेश। आपको ये रिवर्स जरूर याद रखनी है कि कौन सी रिवर कौन सी है, गोमल कौन सी है, इट्स गोमती, एंड बेतस्ता कौन सी है, अस्कनी कौन सी है, कौन सी रिवर है, वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखोगे, जब हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋग्वेदा को देखते हैं तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रल पोस्ट है वो क्या है? किंग, राजा है, सेंट्रल पोस्ट। अब यहां हमें ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि अगर हम ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन में जो मेजर वेल्थ है, जो सबसे बड़ी वेल्थ हुआ करती है, वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो लैंड नहीं है। द मेजर वेल्थ इन ऋग्वैदिक एरा इज काउ, गाय सबसे बड़ी वेल्थ है। इसलिए प्यारे बच्चों गाय को इतना प्रिविलेज, इतना ज्यादा माना गया है कि आने वाले टाइम में जो गांव नाम है, जो विलेजेस का हिंदी में नाम है गांव, वो किससे पड़ा है? गायों से पड़ा है। जहां पर बहुत ज्यादा गाय रहती थी उसको गांव बोल दिया जाता था। तो प्यारे बच्चों जो किंग हुआ करता था उसका मेजर काम क्या था? उसका मेजर वर्क टू प्रोटेक्ट
टू प्रोटेक्ट द काउज ऑफ कबीला, कबीले की काउस को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और हमने देखा भी है कि जब हमने आरंभ में ओरिजिन ऑफ आर्यंस पढ़ा था तो हमने देखा था कि आर्यंस का जो ऑक्यूपिकेशन है, आर्यंस का जो ऑक्यूपिकेशन है, व्हाट इज ऑक्यूपिकेशन ऑफ आर्यन, दे आर पेस्टोरल, वो क्या है, पशुचारी हैं, वो पेस्टोरल हैं, पशुचारी हैं, यानी पशुओं को चराते हैं। और पशुचारी में मेजर पशु कौन सा है उनका, वो है गाय। तो गायों की प्रोटेक्शन करने के लिए अपॉइंट किया जाता था किंग को, और किंग को प्यारे बच्चों अपॉइंट किया जाता था। यहां ध्यान रखिएगा, किंग को कबीले के लोग, क्लेन के लोग क्या करते थे, अपॉइंट करते थे। जैसे आजकल होता है ना कि कुछ सोसाइटीज होती हैं तो सोसाइटी के लोग आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट कर लेते हैं, उसको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देके उसकी सैलरी टाइप बांध देते हैं। इसी तरीके से कबीले के लोग आपस में मिलकर किंग को क्या कर लेते थे, अपॉइंट कर लेते थे। जो ज्यादा देखने में तगड़ा वगड़ा होता था, अच्छा सा बलिष्ठ होता था कि भाई ये लड़ सकता है अच्छे से, तो उसको क्या अपॉइंट कर लेते थे, अपना राजा अपॉइंट कर लेते थे। और राजा जो अपॉइंट करते थे उसको सभी कबीले के लोग मिलकर क्या देते थे, कुछ कुछ जो भी बलि नजराना या जो भी होता था उसको वो देते थे। क्योंकि राजा का मेजर काम क्या है, रक्षा करना, तो वो खेती नहीं कर सकता, वो गायों को नहीं पाल सकता, तो गायों से संबंधित जो भी उत्पाद वगैरह हैं उसको कबीले के लोग प्रोवाइड करते थे। और प्यारे बच्चों, किंग के ऊपर एक जो किंग काम करता था उसके ऊपर जो कंट्रोल रखती थी वो तीन इंस्टीट्यूशंस थे। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वाज समिति, द सेकेंड इंस्टीट्यूशन वाज सभा, and the third institution was विदता। ओके, समिति का जो हेड होता था उसको पति बोलते थे, इसके हेड को पति बोला जाता था। सभा का जो हेड है इसके हेड को सभापति बोला जाता है, सभापति बोला जाता था। एंड प्यारे बच्चों, यहां ध्यान रखना है, जो समिति है उसमें कबीले के जो सीनियर लोग होते थे, जो वरिष्ठ लोग होते थे, उनको रखा जाता था। वो समिति मतलब सीनियर लोगों से मिलके, जो बुजुर्ग वगैरह होते थे कबीले के, उनसे मिलके समिति बनती थी। और प्यारे बच्चों, सभा की बात करें तो सभा कबीले के लोगों से मिलके बनती थी, यानी उसमें कोई सीनियोरिटी और जूनियर वगैरह का नहीं था। पीपल ऑफ कबीला उसमें हुआ करते थे, पीपल ऑफ कबीला हुआ करते थे। और प्यारे बच्चों, विदत की बात करेंगे तो एक मॉडर्न जुडिशरी टाइप थी, जो क्या करती थी, लोगों के फैसले वगैरह, न्याय इत्यादि करने का इसका काम हुआ करता था। समिति को आप कंपेयर कर सकते हैं राज्यसभा से आज की, क्योंकि उसमें सभी कौन होते हैं, सीनियर, इसको सीनियर अपर हाउस बोला जाता है। सभा को आप लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पीपल ऑफ हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। और विदत को आप जुडिशरी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इंस्टीट्यूशंस किस पे निगाह रखते थे, किंग पे, कि किंग अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किंग हमारा ठीक है कि नहीं है, वो उसको टाइम से नजराना वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सब ये तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो देखते थे। और प्यारे बच्चों, तीनों इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसमें महिलाओं को भी बैठने का अधिकार होता था, यानी वीमेंस भी इसमें क्या कर सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी। महिलाएं भी इसमें अपना जो पार्टिसिपेशन है वो कर सकती थी। ठीक है, तो इस तरह से किंग के ऊपर ये लोग निगाह रखते थे। और किंग का पद अभी हेरिडिटरी नहीं हो पाया है, किंग का पद केवल किंग को क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं काउस की प्रोटेक्शन के लिए। तो दिस इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी। अब अगर हम इसको डिवाइड करें ऋग्वैदिक सोसाइटी को, तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में जो सबसे बड़ी यूनिट है प्यारे बच्चों, वो जन है, जन नेक्स्ट, उसके बाद विश है, विशु बोलते हैं जिसको, एंड नेक्स्ट उसके बाद प्यारे बच्चों ग्राम है, एंड ग्राम से छोटी यूनिट कुल है, यानी काफी सारे कुल से मिलके ग्राम बनता है, काफी सारे ग्राम से मिलके विश बनता है, और काफी सारे विश से बनके जन बनता है। तो जनपति, विस्पति, ग्रामीणी एंड कुलपति इनके क्या होते हैं, हेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से ऋग्वैदिक एरा। अब ऋग्वैदिक एरा की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसको पढ़ते हैं। तो यहां हमें ध्यान रखना है, द प्राइमरी जॉब ऑफ आर्यंस का जो प्राइमरी काम था वो प्यारे बच्चों पेस्टोरल थे। वो पेस्टोरल यानी गायों को चराना था, वो चरावाहे थे, उनका मेजर काम गाय को चराना था। एंड काउ वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट वेल्थ, ये सबसे बड़ी वेल्थ उस टाइम पे मानी जाती थी। सबसे बड़ा कोई धन था तो गाय धन, गोधन उसको बोला जाता था, गोधन सबसे बड़ा धन था।
और जहां पर बहुत सारी गाय एक साथ रहा करती थी उस जगह को हमने गांव नाम दिया है, गांव। ठीक है, तो गाय मोस्ट प्रोमिनेंट वेल्थ उस टाइम पे हुआ करती थी, और ऋग्वैदिक आर्यंस का जो मेजर वर्क था वो पैस्टोरल, गायों को चराना था। उसके अलावा द सेकेंडरी जॉब ऑफ आर्यंस, ऋग्वैदिक आर्यंस का अगर सेकेंडरी जॉब्स की बात करें तो विच वॉज एग्रीकल्चर, जो क्या था, कृषि था, एग्रीकल्चर जो कृषि था। और प्यारे बच्चों कृषि की अगर हम बात करें, कृषि की, तो ऋग्वेद के लगभग 24 सूक्तास आर डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। 24 सूक्तास एग्रीकल्चर को डिवोटेड है, और एग्रीकल्चर में काफी फसलों को उगाते थे, जैसे यव। ऋग्वेद में वर्ड मिलता है यव, और यव का मतलब है बार्ले, ये जौ को उगाते थे। इसी से प्यारे बच्चों एक पेय पदार्थ बनता था, एक पेय रस बनता था जिसको सोम रस बोला गया है, सोमा रस। उसके अलावा ये लोग ब्रीही को उगाते थे। ब्रीही ऋग्वेद में वर्ड जो मिलता है वो राइस के लिए मिलता है, कि ये लोग चावल को उगाते थे। उसके अलावा और भी काफी सारी ये चीजों को कल्टीवेट करते थे, उगाते थे। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर, इनका ध्यान रखना है कि सेकेंडरी ऑक्यूपिकेशन था, ना कि प्राइमरी ऑक्यूपिकेशन। और जो ऋग्वैदिक इकोनॉमी थी विच वॉज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम, ये बेस्ड थी वार्टर सिस्टम पे। वार्टर सिस्टम मतलब आदान प्रदान पे बेस्ड थी। आदान प्रदान मतलब कैसे, कि मान लीजिए किसी वर्ष मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं, तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं डेयरी प्रोडक्ट्स करने वाले से ले सकता हूं, और बदले में उसको चावल दे सकता हूं, गेहूं दे सकता हूं। इस तरह से हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के विकास की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये लगभग 1000 बीसी के आसपास काफी तेजी से बढ़ा है प्यारे बच्चों। और काफी तेजी से बढ़ने का इसका मेजर कारण ये है, मेजर रीजन ये है कि लगभग 1000 बीसी में एक मेटल की डिस्कवरी हो गई, एंड द मेटल वाज आयरन। तो यहां ध्यान रखना है कि अगर मेटल की डिस्कवरी पूछा जाए पेपर में तो 1000 बीसी के आसपास मिलती है, और पहली बार आयरन के जो एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं ये युजुर्वेदा में देखने को मिलते हैं, युजुर्वेदा में। और युजुर्वेदा में आयरन के लिए श्याम अयस वर्ड यूज किया गया है, श्याम अयस वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। और 1000 बीसी में जो फर्स्ट टाइम आयरन की डिस्कवरी हुई है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो गांधार रीजन में हुई है, गांधार। अब यहां ध्यान रखना है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 900 बीसी के आसपास, क्योंकि वो एरा क्या हो जाता है, वो लेटर वैदिक एरा हो जाता है। तो लेटर वैदिक एरा में पहली बार इंडिया की अगर बात करें तो वो 900 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई है, और वो अतरंजी खेड़ा जो एटा के आसपास का रीजन है वहां से हुई है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो वो गांधार रीजन से प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे बच्चों जो आयरन मिला है, तो आयरन के माध्यम से इन्होंने जंगलों को साफ किया है, और जंगलों को साफ करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाज द सेकेंडरी ऑक्यूपिकेशन ऑफ आर्यंस। और इसको जो लोग करते थे, खेती को जो लोग करते थे, उन्हीं को वैश्या बोला गया है, वैश्या जो इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है ऋग्वैदिक इकोनॉमी में कि ऋग्वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। कोई कॉइन, कोई करेंसी इत्यादि कुछ नहीं था, खाली आदान प्रदान से काम चलता था कि मेरे पास चावल इस वर्ष ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है और किसी दूसरे के पास गेहूं ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं गेहूं के बदले चावल ले सकता था, चावल के बदले गेहूं ले सकता था। द प्राइमरी ऑक्यूपिकेशन ऑफ आर्यंस वाज पेस्टोरल। काऊ उनकी सबसे बड़ी वेल्थ हुआ करती थी, तो गायों को चराते थे। सारे युद्ध आर्यंस के गाय पे होते थे, गिफ्ट में कुछ दे रहे हैं तो गाय दे रहे हैं, मतलब सब कुछ गाय पे बेस्ड था। सेकेंडरी ऑक्यूपिकेशन वाज एग्रीकल्चर, जो सेकेंडरी जॉब उनकी एग्रीकल्चर है, और ऋग्वेद के 24 सूक्ता था डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, कृषि को डिवोटेड है। इसमें बार्ले एक मेजर क्रॉप है जिसको यव वर्ड दिया गया है ऋग्वेद में, यवा, YAV, यव। दूसरा ब्रीही, ब्रीही मीन्स राइस, और इत्यादि और भी काफी सारी, जैसे मटर है, पी है, इन सबको भी ये उगाते थे। 1000 बीसी में एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि गांधार रीजन से हम लोग को क्या मिल गया है, आयरन मिल गया है। ठीक है, और युजुर्वेदा में फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर पेपर में पूछ ले कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ आयरन कहां से देखने को मिलेगा, तो वो युजुर्वेदा में देखने को मिलेगा। CDS में ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार UPSC। ठीक है, और इसको श्याम अयस वहां बोला गया है। ठीक है, तो इट वॉज द ऋग्वैदिक इकोनॉमी। अब आइए देखते हैं कि ऋग्वैदिक लिटरेचर कैसा है। तो ऋग्वैदिक, आइए तो अब बात करते हैं ऋग्वैदिक धर्म की, ऋग्वैदिक रिलीजन। तो जब हम ऋग्वैदिक धर्म की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इन ऋग्वेदा 33 गॉड्स आर मेंशन। ऋग्वेद में लगभग 33 देवताओं का जिक्र है, ये देवता हैं।
और प्यारे बच्चों मुख्यतः जो आप देवता देखेंगे वो ऐसे हैं जिनका नेचर से कुछ ना कुछ संबंध है, प्रकृति से कुछ ना कुछ संबंध है। एंड सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं जैसे इंद्र, इंद्रा, इंद्र, इंद्र वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड इन ऋग वैदिक एरा, दैट्स वाई 250 सूक्तास आर डिवोटेड टू इंद्र। 250 सूक्तों में इंद्र को समर्पित किया गया है, यानी इंद्र 250 सूक्तों में मेंशन है। इंद्र को ऋग्वेद में गॉड ऑफ वॉर्स, युद्धों का देवता बोला जाता है। इंद्र को ऋग्वेद में गॉड ऑफ रेन, वर्षा का देवता कि जो वर्षा लाते हैं। उसके अलावा इनको ऋग्वेद में गॉड ऑफ वज्र, वज्र का देवता, जिनके हाथ में यानी इनका वेपन क्या है, वज्र है, तो डेट्स वाई इनको वज्र वाला, वज्रधारी देवता बोलते हैं। उसके अलावा ऋग्वेदा में जो इंद्र हैं इनको पुरंदर के नाम से इंटाइटल किया गया, इनको पुरंदर भी बोला गया है। पुरंदर मीन्स नगरों को खत्म कर देने वाला, डेस्ट्रॉयर ऑफ नगर, टाउन्स को खत्म कर देने वाला, क्योंकि पुर से मतलब होता है नगर, जैसे कानपुर, रामपुर, इस तरीके से। तो पुरंदर पुरों को समाप्त कर देने वाला। तो प्यारे बच्चों इंद्र को लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट, द सेकंड प्रोमिनेंट गॉड वाज अग्नि, अग्नि, एंड नियर अबाउट 200 सूक्तास आर डिवोटेड टू अग्नि। लगभग 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। अग्नि को प्यारे बच्चों गॉड ऑफ सैनिटेशन, इनको स्वच्छता का देवता, साफ सफाई का देवता बोला जाता है। इन ऋग्वेदा अग्नि इज मेंशन्ड एज गॉड, मीडिएटर गॉड, मीडिएटर गॉड, मध्यस्थ देवता इनको बोला जाता है, मध्यस्थ देवता। उसके अलावा जो अग्नि है, इनको गॉड ऑफ उसके अलावा द नेक्स्ट गॉड वॉज, जो दूसरे भगवान हैं यहां पे बोला जाता है। और उसके अलावा द नेक्स्ट प्रोमिनेंट गॉड वॉज वरुणा, वरुण एक और भगवान है। वरुणा इज नोन एज गॉड ऑफ थंडर्स इन ऋग्वेदा। इनको थंडर्स मतलब तूफान का देवता कहा जाता है। आज भी वरुण हवाओं से संदर्भित किया जाता है। उसके अलावा अश्वनी वर द ट्विंस, ये जुड़वा देवता हैं अश्वनी, और इनको गॉड ऑफ मैट्रिमोनियल बोला गया है। गॉड ऑफ मैट्रिमोनियल मीन्स विवाह कराने वाला देवता। उसके अलावा नेक्स्ट गॉड वॉज अदिति। अदिति वॉज द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, ये देवताओं की महान माता इनको बोला गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, पुशन वॉज द गॉड ऑफ पेस्टोरल्स, इनको चरावाहों का देवता बोला गया है, जो चरावाहे हैं उनका देवता। इस तरह से लगभग 33 देवता, 33 जो गॉड्स हैं उनका जिक्र ऋग्वेद में दिए गए हैं। और मोस्ट प्रोमिनेंट और मेजर जो गॉड हैं ऋग्वेदा के वो ये गॉड हैं। और नेचर से इनका क्या संबंध है मैं बता देता हूँ। जैसे बारिश इंद्र से संबंधित है, यानी नेचर जो भी इनको दिक्कतें पैदा करती थी, यानी नेचर से जो भी मतलब जिन नेचर क्लाइमेटीज से या जिन नेचर की जिन तत्वों से ये लोग डरते थे, उसी को इन्होंने अपना क्या बना लिया था, लगभग ऐसा बोलते हैं, देवता इन्होंने बनाया था। उसके अलावा ऋग्वैदिक रिलीजन की बात करें तो यहाँ प्यारे बच्चों वीमेन्स जो हैं, जो महिलाएं हैं, उनका जो रिलीजन था वो सेम एज मेन। वो पुरुषों की तरह पूजा वगैरह, रिचुअल्स वगैरह सब कुछ पुरुषों की तरह करती थी। ऐसा नहीं था कि पुरुषों के लिए कुछ अलग रिचुअल्स हैं या रिलीजन है और महिलाओं के लिए कुछ अलग रिचुअल्स हैं या कुछ
कुछ गोड्स हैं, ठीक है। तो इट वॉज द ऋग्वैदिक रिलीजन। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, ऋग्वैदिक रिलीजन के बाद कि ऋग्वैदिक लिटरेचर, ऋग्वैदिक साहित्य। तो देखिए ऋग्वैदिक साहित्य की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वैदिक साहित्य में केवल एक ही हमें वेदा देखने को मिलता है, विच इज ऋग्वेदा, जो कि क्या है, ऋग्वेद है, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इट इज द लार्जेस्ट वेदा, ये सबसे बड़ा वेद भी है, लार्जेस्ट वेदा, ये सबसे बड़ा वेद भी है। और ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू द प्रेयर्स, ये प्रेयर्स को डिवोटेड है, इसमें प्रेयर्स हैं, इसमें प्रार्थनाएं दी गई हैं, प्रार्थनाएं दी गई हैं। प्यारे बच्चों, ऋग्वेदा कंटेन नियर अबाउट 10,552 मंत्रास, नियर अबाउट 128 सूक्तास and 10 mandalas, 10 mandalas in which 2 to 7 mandalas are oldest, ये सबसे प्राचीन हैं, और बाकी के जो बचे 1, 8, 9 and 10 are latest। और ऐसा कहा जाता है कि इनमें से अधिकतर जो नए लेटेस्ट सूक्तास हैं उनको महिलाओं ने रचा है, वीमेंस ने उसकी रचना की है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों ऋग्वेदा को। तो ऋग्वेदा के काफी लिटरेचर्स, जैसे कुछ ब्राह्मण लिटरेचर हैं, ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं जिनको। उसके अलावा इनके कुछ आर्ण्यक हैं, आर्ण्यक लिटरेचर्स हैं। उसके अलावा इनके कुछ उपनिषदास हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए हर वेद का कोई ना कोई ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ब्राह्मण बुक होगी, हर वेद की कुछ ना कुछ आर्ण्यक बुक होगी और हर वेद की कोई ना कोई उपनिषद बुक होगी, हर वेद की होगी, ठीक है। कोई एक आध वेद इसमें एक्सेप्शंस हो सकता है। तो अगर ब्राह्मण की बात करें इसके, तो प्यारे बच्चों ब्राह्मण इसके दो हैं, कोशितकी एंड ऐतरेय, दो ब्राह्मण हैं। सेम आर दी आर्ण्यक, ये दो ही इसके आर्ण्यक हैं, कोशितकी एंड ऐतरेय, और सेम इसके दोनों ही ये उपनिषद हैं, कोशितकी और ऐतरेय। देखिए ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो कैसे ऋग्वेद को बांचना है, कैसे उसका उच्चारण वगैरह करना है, वो सब ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। आर्ण्यक क्या होते हैं? आर्ण्यक मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, इसका मतलब होता है आर्ण्यक का फॉरेस्ट। तो ऐसी पुस्तकें, ऐसी बुक जो कहाँ पे लिखी गई है? एकांत में, यानी जंगलों वगैरह में लिखी गई हैं, उनको आर्ण्यक ग्रंथ बोला गया है। और उपनिषदास आर द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ वेदास, फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ वेदास, ये वेदास का दार्शनिक मत है, ठीक है। इसमें आत्मा परमात्मा इन सब की बातें की गई हैं। और प्यारे बच्चों जो ऋग्वेद है उसको जो गाने वाले लोग हैं, जो ऋग्वेद के मंत्रास को गाते हैं, उनको प्यारे बच्चों हमने होत्री बोला है, होत्री या फिर हाता, उनको होत्री या फिर हाता बोला गया है, जो क्या करते हैं? सिंग द मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा, जो ऋग्वेद के मंत्र को गाते हैं, ठीक है, उनको हमने क्या बोला है? होत्री बोला है। तो ऋग्वेदा इज द ओनली लिटरेचर, ओनली बुक इन ऋग्वैदिक एरा। इसलिए क्योंकि पूरी हिस्ट्री ऋग्वैदिक एरा की हमें ऋग्वेदा से मिलती है अधिकतर, तो इसलिए हमने इसको नाम भी ऋग्वैदिक लिटरेचर या ऋग्वैदिक एरा ही दिया था, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा माइंड मैप टाइप का एक स्ट्रक्चर है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ऋग्वैदिक एरा है वो समाप्त होता है। और अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा? लेटर वैदिक एरा।